अस्सलाम वालेकुम जी। समा टीवी पर जोर का जोड़ में हाफिज़ मोहम्मद इमरान आपको खुशामदीद कहता है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम न्यूजीलैंड में मुसलसल 2 T20 मैचेस भी हार चुकी है और इसमें जो नाकामी है पाकिस्तान की, इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो सिर्फ परेशान कुन नहीं है बल्कि तशवीशनाक भी हैं। सबसे पहली बात यह है कि पाकिस्तान की वो बॉलिंग जिसको कहा जाता है कि ये दुनिया की बेहतरीन बॉलिंग लाइन में इनका शुमार होता है, मुसलसल 2 मरतबा आप देखें इन दोनों मैचेस में, एक मरतबा 200 से ज़्यादा रन हुए और दूसरी मरतबा लगभग 200 के करीब पाकिस्तान को रन हो गए। फिर दोनों मरतबा पाकिस्तान की बैटिंग, पाकिस्तान की पूरी टीम, पाकिस्तान ऑल आउट हुआ इन दोनों मैचेस में। ये वो एक तसलसल है ऑल आउट होने का कि आप एशिया कप से शुरू हो जाएं, जो एक ट्रेंड है पाकिस्तान की बैटिंग का कि ये जब भी दबाव आता है कोलैप्स करते हैं, पूरी ओवर नहीं खेल पाते हैं। वर्ल्ड कप में 50 ओवर्स के वहाँ पर भी पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान को इन्हीं मसाइल का सामना था कि पाकिस्तान की बैटिंग पर जब भी दबाव आया वो परफॉर्म करने में नाकाम रही और पाकिस्तान की बॉलिंग का भी बुरा ही हाल है। और इस मरतबा जब हम देखते हैं T20 मैचेस में, जो कि पाकिस्तान के नुक्ता निगाह से पाकिस्तान इसमें बहुत अच्छा समझा जाता है, माजी करीब में पाकिस्तान की कारकर्दगी इस फॉर्मेट में बहुत अच्छी रही है और ये एक ऐसा फॉर्मेट है जिसमें पाकिस्तान के खिलाड़ी जब भी खेलते हैं वो ज़रा बेहतर क्रिकेट खेलते हुए नज़र आते हैं। उनकी हिकमत अमली थोड़ी बेहतर होती थी और उसके साथ साथ ये है कि इनफरादी तौर पर भी और इज्तिमाई तौर पर भी पाकिस्तान के नताइज बेहतर रहे हैं। लेकिन न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ पहले 2 मैचेस में जो परेशान कुन चीज़ पाकिस्तान के लिए रही है, एक तो हिकमत अमली के एतबार से हमारे फैसले दुरुस्त नज़र नहीं आ रहे हैं कि टॉस जीत कर मुसलसल कप्तान क्यों बॉलिंग के लिए जाते हैं, बावजूद इसके कि वो ये जान रहे हैं कि इस टीम की बैटिंग लाइन मुश्किलात का शिकार है, बावजूद इसके कि वो ये जान रहे हैं कि इस टीम के जो बैटिंग ऑर्डर है वो उसके साथ तजुर्बात कर रहे हैं, बावजूद इसके कि वो जानते हैं कि मिडल ऑर्डर में भी एक ऐसा खिलाड़ी बिल्कुल नया है, बहुत ज़्यादा उसको इंटरनेशनल क्रिकेट का तजुर्बा नहीं है। इसी तरह से आपने एक सेट ओपनिंग पेयर को तोड़ा जो कि मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम की शक्ल में था, वहाँ पर आप साइम अयूब को लेकर आए। तो अपनी बैटिंग को थोड़ा बेहतर सूरत हाल, थोड़ा बेहतर वक्त देने के बजाय आपने ये किया है कि आप अंडर प्रेशर उनको लेकर जाते हैं 200 से ज़ायद 200 के करीब रन्स करने के लिए। तो यकीनी तौर पर जब आपने पहला बॉल ही खेलना है तो 10 रन फी ओवर के हिसाब से आपने लेकर चलना है। तो कप्तान क्या कर रहे हैं? कहीं कप्तान खुद फैसले कर रहे हैं या उनकी जगह पर कोई फैसले कर रहा है, या फिर कप्तान आज़ाद नहीं है? और अगर कप्तान आज़ाद नहीं है अपने फैसलों में तो क्या फिर उनको पाकिस्तान टीम की कप्तानी करनी चाहिए? क्योंकि ये वो जगह नहीं है जहाँ पर आकर आपने कप्तानी को सीखना है, ये वो जगह नहीं है जहाँ पर आके आपने कोचिंग को सीखना है, ये वो जगह नहीं है जहाँ पर आकर आपने स्पिन बॉलिंग या फास्ट बॉलिंग को सीखना है। ये तो परफॉर्म करने की जगह है, ये तो नताइज की जगह है। पाकिस्तान वहाँ पर तजुर्बात कर रहा है। इसी मौजू पर ये जो पाकिस्तान के 2 मैचेस हारे हैं, बात हम कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त जूम पर वीडियो लिंक पर मौजूद हैं कराची से सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मारूफ एंकर जनाब मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब। बेग साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। बेग साहब, ये क्या हो रहा है? पाकिस्तान पहले टेस्ट मैच हारा करता था, वनडे मैच हारा, पाकिस्तान T20 मैचेस भी बड़ी आसानी से हारने लग गया है। उसकी बुनियादी वजह ये जो तजुर्बात किए जा रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट के साथ, ये तजुर्बात आपको एक ऐसी खाई की तरफ लेकर जा रहे हैं जहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल है। ज़का अशरफ साहब ने हफीज़ को डायरेक्टर बना दिया। हफीज़ के जो फैसले हैं और टीम में अंदर बड़ी बेचैनी पैदा हो गई है। आपको मैं बताता चलूँ कि कुछ खिलाड़ी खुश नहीं है क्योंकि हफीज़ ने कुछ को तो इजाज़त दे दी है, लेकिन बकिया क्रिकेटर्स को वो कह रहे हैं कि इनको इजाज़त नहीं मिलनी चाहिए लीग खेलने की। तो सारे शॉट्स हफीज खेल रहे हैं। आप देखें एडम होलियाक को भी वो लेकर आए, फिर यासिर अरफात को भी वो लेकर आए। तो इतने सारे लोगों की मौजूदगी में टीम का पहला मैच 46 रन से हारी, दूसरा मैच 21 रन से हारी। और जो सूरत हाल है टीम की, जिस तरह आपका मैं इंट्रो सुन रहा था इमरान, वो सूरत हाल बड़ी तकलीफ दे और बड़ी खतरनाक सूरत हाल है कि आप तजर्बात पे तजर्बात कर रहे हैं, आपके पास स्पिनर नहीं है। आप नवाज को लेकर गए, आपने 2 मैचों में उसामा मीर का हाल देख लिया, 2 मैचों में आपने आमिर जमाल का हाल देख लिया, आपके पास जमान खान मौजूद है, आपके पास वसीम जूनियर मौजूद है, लेकिन आप तजुर्बे कर रहे हैं। तो आप तजुर्बे करते रहें, इससे पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी और जवाल की तरफ जाएगी और मोरल और डाउन होगा पाकिस्तान का वर्ल्ड कप से पहले। बेग साहब, आपने तजुर्बात का जिक्र किया है, आपने कहा कि सारे शॉट्स हफीज़ खेल रहे हैं, लेकिन शाहीन आफरीदी का शुमार पाकिस्तान के नुमाया क्रिकेटर्स में होता है। उनके क्रेडिट पर 2 PSL के टाइटल हैं। क्या वो भी अपने इख्तियारात टीम डायरेक्टर को इस्तेमाल करने की इजाज़त देंगे, दे रहे हैं? और अगर दे रहे हैं तो कब तक देते रहेंगे? और अगर नताइज यही आएंगे तो सबसे पहला मलबा तो फिर कप्तान के ऊपर आएगा।
आपने बिल्कुल सही कहा। मेरे ख्याल में सारे शॉट्स हफीज ही खेल रहे हैं। शाहीन शाह अफरीदी का कल आप इंटरव्यू देखते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज जब मैच खत्म हुआ, वो किस तरीके से चेहरा उनका मुरझाया हुआ था, वरना वो तो एक एनर्जेटिक शाहीन शाह अफरीदी है। तो मैं हम्म। समझ रहा हूँ हफीज सारे लड़के भी बता रहे हैं कि वो डांट रहे हैं। आपने देखी होगी उनकी तस्वीरें कि कभी वो आजम खान को विकेट कीपिंग की टिप्स देते हैं, कभी वो स्पिनर्स को बताते हैं। उनका रोल क्या है? कोई उनसे पूछे कि डायरेक्टर जो क्रिकेट होता है वो पूरे मुल्क की क्रिकेट को देखता है। यहाँ डोमेस्टिक क्रिकेट का बेड़ा गर्क हो गया है, कराची में हो रही है। आप देखेंगे किस तरह की क्रिकेट हो रही है। और हफीज साहब ने क्या सजेशन बना के दिए हैं, क्या लड़कों का इंतखाब हुआ है। डोमेस्टिक क्रिकेट की कारकर्दगी पर कौन नजर रख रहा है? वहाब रियाज साहब तो लाहौर में मसरूफ है, कादिर ट्रॉफी कराची में हो रही है, कौन देख रहा है? तो ये हम्म। तमाम मामलात है। मैं समझता हूँ शाहीन शाह अफरीदी को टर्म्स डिक्टेट करा रहे हैं अपनी मोहम्मद हफीज। सारी जो है वो पीछे से कहानी वही कर रहे हैं, क्योंकि हफीज को ज़का अशरफ साहब ने फ्री हैंड दिया है और हम्म। बगैर किसी तजुर्बे के, ना कभी उन्होंने कोचिंग की, ना किसी फ्रेंचाइज के साथ माजी में वाबस्ता रहे। वो तो एज अ प्लेयर वाबस्ता रहे और उठाकर आपने उनको बना दिया। और उन खिलाड़ियों के साथ वो खेले भी हैं, इस टीम के कुछ खिलाड़ियों के। तो मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि ये ऊंट किस करवट बैठेगा। ये बड़ी मुश्किल सूरत हाल है इमरान, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। यहीं पर हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान के टेस्ट फास्ट बॉलर अब्दुल रऊफ साहब ने। रऊफ साहब, ये जो दोनों मैचेस में पाकिस्तान की कारकर्दगी आपने देखी है और जो नताइज आपने देखे हैं, ये वो फॉर्मेट है जिसमें हम बहुत अच्छे हुआ करते थे और हम बासानी दुनिया की मजबूत टीमों को भी शिकस्त दिया करते थे। लेकिन ये जो दो मैचेस की कारकर्दगी है और जो फ़र्क नज़र आया है क्रिकेट खेलने के अंदाज में, क्रिकेट को समझने के अंदाज में, जो कंट्रोल करते हैं मुखालिफ टीमें, उसके एतबार से जो फ़र्क नज़र आया है, ये तो पाकिस्तान इससे भी पीछे जा रहा है। आपको लगता है कि ये तजुर्बात का वक्त है? देखिए, मेरा ख्याल है कि अगर आपकी जो लॉन्ग फॉर्मेट है, जिस तरह टेस्ट क्रिकेट है या वनडे इंटरनेशनल है, उसमें अगर आपकी कारकर्दगी अच्छी हो तो आप ग्रेजुअली विद द पैसेज ऑफ द टाइम आप T20 में भी बेहतरी ला सकते हैं। शॉर्ट फॉर्मेट आपका बेहतर हो सकता है। मगर अगर आपकी प्रेफरेंसेस और आप सारी एनर्जी शॉर्ट फॉर्मेट पर लगा देंगे तो मेरा ख्याल है कि फिर उसके खौफनाक नतीजे आपको भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। और वो हम भुगत रहे हैं, क्योंकि आप देखें कि टेस्ट सीरीज में तो हमारा वैसे ही डिक्लाइन था। और सबसे ज्यादा खौफनाक चीज ये थी जब इंग्लैंड आपको होम सीरीज में वाइट वॉश करके चला गया। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान को यहाँ पर शिकस्त देकर चला गया। फिर न्यूजीलैंड से बहुत मुश्किल आपकी सीरीज ड्रा हुई है। एशिया कप में जो वनडे में आपकी परफॉर्मेंस आपके सामने है, वर्ल्ड कप में आप पहले राउंड में बाहर हो गए, फिर ऑस्ट्रेलिया से आप वाइट वॉश हो गए। अब न्यूजीलैंड से जो शॉर्ट फॉर्मेट था उसके भी दोनों मैचेस हार गए हैं। तो इसका मतलब है कि आपके बहुत ज्यादा फॉल्ट्स हैं और जो आपकी एनर्जीज हैं, जो डोमेस्टिक क्रिकेट है या इंफ्रास्ट्रक्चर है या आपका ग्रास रूट है, वो आपका प्रॉपरली फंक्शन नहीं है। अभी इकबाल भाई बात कर रहे थे कि जो डायरेक्टर का रोल, और बिल्कुल एग्जैक्टली मैं इसको बैक करूंगा कि देखें कि इस तरह के जब आप फैसले करेंगे, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि इनकी क्वालिफिकेशन क्या, बगैर क्वालिफिकेशन के आप कैसे डायरेक्टर बना सकते हैं। और जब आपने एडवर्टाइज किया डायरेक्टर की पोस्ट तो उसमें एजुकेशन का इन्होंने रखा ही नहीं है। इनको पता था कि ये इलिटरेट है और इनकी एजुकेशन नहीं है, तो उन्होंने एजुकेशन का जो खाना था उसमें से निकाल दिया और जो पोस्ट थी वो एडवर्टाइज कर दी गई और उससे पहले उनको डायरेक्टर लगा चुके थे। उसके बाद वहाब रियाज देखें कि वो उनका पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है और एक बहुत बड़ी कम्युनिटी उनको नापसंद करती है। उसके बावजूद उनको पाकिस्तान टीम का चीफ सेलेक्टर बना दिया गया। और फिर जो पाकिस्तान की टीम है आपकी, वो 4 सूबों की टीम है और गिलगित बल्तिस्तान 5 इलाकों की रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए उसमें। और आपकी रिप्रेजेंटेशन क्या है? आपकी लाहौर की एक रीजन की पंजाब, और पंजाब से लाहौर का रीजन, और रीजन में से एक मॉडल टाउन जो है आपका, एक छोटा सा इलाका है, एक जोन है, उसकी आपने पूरे पाकिस्तान की नेशनल सिलेक्शन कमेटी बना दी है। तो जब आप डिसीजन इस किस्म के लेंगे तो फिर उसकी आपको रिजल्ट आपको भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। मतलब आपका ख्याल है कि फ़ैसले जो हैं वो मुनासिब नहीं है। मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, अगर हम कारकर्दगी का जायज़ा लें इन दोनों मैचेस में, और जो पाकिस्तान यहाँ से जब टीम रवाना हुई ऑस्ट्रेलिया के लिए और ऑस्ट्रेलिया के बाद उन्होंने न्यूजीलैंड जाना था, 3 मैचेस हम ऑस्ट्रेलिया में हारे हैं, 2 मैचेस का हमें न्यूजीलैंड में नाकामी का सामना करना पड़ा है। ये जो फ़ैसले अगर आपके ख्याल में मोहम्मद हफीज़ ले रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि कुछ चीज़ें तो उन्हें विरसे में मिली हैं ना, कि ख़राब कारकर्दगी उन्हें विरसे में मिल गई, जो क्रिकेट तनज़ली का शिकार थी वो उन्हें विरसे में मिल गई, वो उससे अगर निकाल नहीं सके तो आप समझते हैं कि वो मज़ीद उनके फ़ैसले नुकसान पहुँचा रहे हैं, जैसा कि आपने कहा कि वो अपनी टर्म्स को डिक्टेट कर रहे हैं? आपने कहा विरसे में तो अगर मिली है तो इनको किस लिए रखा गया है? फर्ज कीजिए ये लेम एक्सक्यूज है कि जी उनको विरसे में मिली है, इस वजह से टीम खराब परफॉर्म कर रही है। आप किस बात के पैसे ले रहे हैं? फी सबीलिल्लाह तो काम नहीं कर रहे हैं ना मोहम्मद हफीज। मैं पहले भी आपके प्रोग्राम में कह चुका हूँ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से भारी मुआवजा ले रहे हैं। और जिस तरह अब्दुल रऊफ कह रहे हैं कि डायरेक्टर का क्या रोल होता है, मुझे बताएं। माजी में मैंने देखा कि जो एनडीओ स्टाउस थे, इंग्लैंड के साबिक कप्तान,
वो डायरेक्टर रहे, क्या वो टीम के साथ जाते थे, वो जाके इंटरफेरेंस करते थे? इस तरह ग्रैम स्मिथ जो साउथ अफ्रीका के साबिक कप्तान है, वो डायरेक्टर रहे, क्या वो इंटरफेरेंस करते थे? मोहम्मद हफीज तो सब कुछ ऑल इन ऑल बने हुए, हेड कोच कोई है नहीं, सारे शॉट्स वो खेल रहे हैं। और फिर आप अगर कह रहे हैं कि उनको विरसे में मिली है, तो आपका क्या काम है? अगर आप वहां इंटेलेक्चुअल हैं, आपको प्रोफेसर से प्रिंसिपल के ओहदे पर अगर तरक्की मिल गई है, तो आप क्या कर रहे हैं? आप मुझे टीम का कॉम्बिनेशन बता दें, आपकी बॉलिंग क्या कर रही है? आपकी बॉलिंग ने जो 2 मैच हुए उसमें 420 रन दिए और 10.2 रन फी ओवर की रन औसत से। तो आप क्या कर रहे हैं? आपके पास 2-2 बॉलिंग कोच हैं, फिर यासिर अरफात को भी आपने हाई परफॉर्मेंस कोच रखा हुआ है, वो भी बॉलिंग करते, तो यासिर अरफात, उमर गुल, सईद अजमल, ये 3-3 मौजूद है, फिर हफीज खुद भी मौजूद है। और फिर बैटिंग का आप अगर बात करें तो बैटिंग का कॉम्बिनेशन जो आप बना रहे हैं, जो तजुर्बात कर रहे हैं, लगता ये है कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को दीवार से लगाने की कोशिश हो रही है। तीसरा मैच हो जाए अभी 17 तारीख को, उसके बाद आप देखिएगा ये बाबर आजम को रेस्ट कराएंगे, ये हफीज को रेस्ट कराएंगे। आपके पास जमान खान मौजूद है, आप उसको खिला ही नहीं रहे। आमिर जमाल को आप इतने गिमिक्स में गुम हो गए कि टेस्ट की परफॉर्मेंस की बेसिस पर आपने उसको T20 खिलाया, वो वहां एक्सपोज हो गया। तो बजाय, और आमिर जमाल ने जो 26 T20 मैचेस खेले हैं, T20 की बात कर रहा हूँ, डोमेस्टिक सब मिलाकर देख लें उनकी परफॉर्मेंस, तो मैं समझता हूं कि हफीज साहब जो है, और फिर अभी जो एक नया लावा फटने वाला है, इमरान के जो खिलाड़ी जो है सीनियर नाखुश हैं, क्योंकि हफीज साहब बोर्ड को कह रहे हैं कि इनको आप NOC मत दें। आप वो वक्त भूल गए जब हफीज साहब शोर मचा रहे थे कि उनको बुलाया जा रहा था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से और वो दुबई में लीग खेल रहे थे, कह रहे मैं लेट आऊंगा। अपना वक्त भूल जाते हैं और फिर दूसरों के ऊपर जो है हुक्म चलाते हैं। मैं समझता हूं कि ये सीट ऐसी चीज है कि जिस पर आकर इंसान अपने आपे से बाहर हो जाता है। जो फलदार शाख होती है वो झुकी होती है। तो हफीज ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं, कितने अरसे तक करेंगे? 4 फरवरी तक ज़का अशरफ की एक्सटेंशन है, उसके बाद क्या होगा? मेरी समझ में नहीं आ रहा है किस सम्त में जा रहे हैं। लेकिन कल एक मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग भी तो हो रही है, हो सकता है कुछ हालात बदल रहे हों, उनको इशारे मिल रहे हों। कराची में मेरा ख्याल हो रही है वो अलविदाई मीटिंग मुझे तो लगती है ज़का अशरफ साहब ने नविश्ता दीवार पढ़ लिया। मैं अच्छा। बता रहा हूँ आपको, वो अलविदाई मीटिंग है, सबसे नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन होगा, सबसे जो है बातचीत की जाएगी। क्योंकि इस मैनेजमेंट कमेटी का रोल क्या था? सारे लोग तो डमी थे, जो फैसले कर रहे थे वो तो ज़का अशरफ कर रहे थे। बाकी कोई मुझे क्रिकेटर बता दें इस मैनेजमेंट कमेटी में, एक भी क्रिकेटर नहीं था। सबका ताल्लुक किसी न किसी सियासी जमात से या ज़का अशरफ साहब से दोस्ती थी। तो मेरे ख्याल में ये अलविदाई इजलास है, कल आप देखिएगा, क्योंकि 4 फरवरी नजदीक आ रहा है। और मुझे जो मेरे जराए बताते हैं कि IPC मिनिस्ट्री कतन नाखुश है ज़का अशरफ की कारकर्दगी से, कि वो हर जगह चले जाते हैं, वो टीम के साथ जो कुछ कर रहे हैं, जो खिलवाड़ हो रहा है, उससे पाकिस्तानियों को शदीद बेचैनी उनको लाहक हो चुकी है। शदीद बेचैनी है। अब्दुल रऊफ साहब, ये जो फास्ट बॉलिंग की बात की है मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब ने, कि आमिर जमाल की कारकर्दगी 5 रोज़ा क्रिकेट में थी, वहाँ पर उन्होंने अच्छे खेल का मुजाहरा किया, यहाँ पर आपने उन्हें T20 मैचेस में टीम में शामिल किया और जो लेंथ उनकी नज़र आती है वो बिल्कुल ऐसे लगता है कि जैसे टेस्ट मैच बॉलिंग कर रहे थे। यहाँ पर हालात मुख्तलिफ रहे। फिर जमान खान भी बाहर हैं, उनको भी मौका नहीं दिया जा रहा। वसीम जूनियर इस टीम में फ़र्स्ट चॉइस बनते हैं क्योंकि वो ज़्यादा वक्त से टीम के साथ सफ़र कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि वाक़तन यहाँ पर कोई सेंस, कुछ समझ बूझ, कुछ खेल की अकल, शऊर कुछ नज़र आता है प्लेइंग 11 में आपको? देखिए, मेरे ख्याल में शुरू से यही प्रॉब्लम है और अभी तक वही प्रॉब्लम चल रही है। क्योंकि अब हमारे पास ये चीज़ नहीं है कि हमारे पास टैलेंट नहीं है। टैलेंट तो पाकिस्तान, जितना भी नेचुरल टैलेंट है पाकिस्तान उससे माला माल है और जरखेज़ है। पाकिस्तान की जो सॉइल है नेचुरल टैलेंट के हवाले से, आपके पास फास्ट बॉलिंग का हमेशा से टैलेंट आता रहा, बैटिंग का आता रहा, स्पिन बॉलिंग का आता रहा। मगर आगे सबसे बड़ा मसला ये है कि इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी है, जिसकी वजह से हम ये सारा के सारा टैलेंट ज़ाया कर देते हैं। इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी के बाद जो सबसे बड़ा मसला है वो आपका विजनलेस पॉलिसीज हैं, फिर आपकी लिटरेसी है, फिर आप जो आपके पास क्योंकि विजन नहीं है, आप उनको प्रॉपरली आप जज नहीं कर सकते कि कौन से बॉलर को किस फॉर्मेट में खिलाना होता है। एक बच्चा आता है वो टेस्ट फॉर्मेट का होता है, आप उसको T20 खिला कर उसका करियर बर्बाद कर देते हैं। एक T20 फॉर्मेट का होता है, आप उसको टेस्ट मैच और वनडे खिलाना शुरू कर देते हैं। और उसके बाद फिर सबसे बड़ी चीज़ ये है कि स्टेटमेंट आप ओपनली आकर मीडिया में स्टेटमेंट देना शुरू कर देते हैं कि फलाना बंदा फलानी क्रिकेट नहीं खेलना चाहता। भाई, एक आदमी की जो बॉडी है वो उस काबिल ही नहीं है, उसके जो मसल्स हैं, जो मोटर स्किल्स हैं, उसके वो एक लॉन्ग फार्मेट या शॉर्ट फार्मेट के काबिल नहीं है। आप जबरदस्ती क्यों उसको खींच रहे हैं? और सबसे उससे भी बड़ी गलती ये है कि आप सबसे पहले जब आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देते हैं या प्लेयर्स की आप एक उनको डिफरेंट कैटेगरीज में रखते हैं, तो उस वक्त आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए आपका जो थिंक टैंक है, आपने करोड़ों रुपए इन्वेस्ट किया हुआ है,
जो आपके कोचेज हैं, जो आपके डोमेस्टिक कोचेज हैं, इंटरनेशनल कोचेज हैं, जो आपके डायरेक्टर हैं, जो पाकिस्तान के मामला चला रहे हैं क्रिकेट के, क्या वो बिल्कुल इतने ही नाअहल हैं कि उनको नहीं पता कि हमने कौन से फॉर्मेट में किस प्लेयर को सिलेक्ट करना और कौन सी कैटेगरी में हम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट किस प्लेयर को दे रहे हैं? अगर आपने टेस्ट फॉर्मेट में एक प्लेयर को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है तो उसका मतलब है कि उसको टेस्ट में रिप्रेजेंट करना चाहिए पाकिस्तान को। मगर एंड पे क्या होता है कि जब टेस्ट सीरीज के लिए टीम सेलेक्ट होती है तो आपका प्लेयर कहता है मैं इस फॉर्मेट के काबिल ही नहीं हूं, मैं खेल ही नहीं सकता। उसके बाद जो आपके जो टेस्ट फॉर्मेट के बॉलर्स होते हैं आप उनको T20 फॉर्मेट में डाल देते हैं, वहां से उनको रन कंसीड होते हैं, उन पर प्रेशर आता है, फिर आप उनको टीम से निकाल देते हैं। इससे आपका टेस्ट क्रिकेट भी सफर कर रही है, आपका वनडे भी सफर कर रहा है, आपका T20 भी सफर कर रहा है। और अगर इसी तरह की बोगस पॉलिसी, शॉर्ट टर्म पॉलिसीज जारी रही और इसी तरह की इलिटरेट लोग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ लगाए रखे इन्होंने, तो फिर मेरा ख्याल है कि आपके पास जितना भी नेचुरल टैलेंट आता जाएगा सब जाया होता जाएगा। सबसे बड़ी आपकी एग्जांपल ये है कि हसन अली, उसने साउथ अफ्रीका को याद होगा आपको होम सीरीज में उसने 10 विकेट ली थी मैच में, मगर वो स्ट्रगल कर रहा था वनडे में और T20 में, उसको जबरदस्ती वनडे और T20 खिलाया गया और उसको टेस्ट मैच से भी वो बाहर हो गया। उसी तरह इसकी मिसाल आप आमिर जमाल की, अगर वो परफॉर्म कर रहा है टेस्ट क्रिकेट में तो आप उसको क्यों जबरदस्ती T20 में डाल रहे हैं? कल ये होगा कि T20 में उसकी परफॉर्मेंस खराब होगी, एक दो वनडे में उसकी परफॉर्मेंस खराब होगी, तीनों फॉर्मेट से बाहर हो जाएगा। तो आप प्लेयर्स को बना नहीं रहे बल्कि प्लेयर्स की आप बेड़ा गर्क कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि ये जो पॉलिसी है उसको असर नो देखने की जरूरत है। बेग साहब मैं पॉलिसी जी बेग साहब। इमरान देखे, मतलब ये अब्दुल ने जो बातें की, आप मुझे बताइए पाकिस्तानी टीम का फील्डिंग कोच कौन है? अब्दुल मजीद। वो अब से 3-4 साल पहले एकेडमी के बाहर खड़ा होता था, फिर उसने पाकिस्तान के 2-3 खिलाड़ियों के साथ दोस्ती बनाई, अंदर आया। उसने क्या क्वालिफिकेशन है आप मुझे बताएं। और फील्डिंग कितना इंपॉर्टेंट शोबा है, आप कैचेस गिरा रहे हैं, आप ग्राउंड फील्डिंग में मिस फील्ड कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में इनकॉम्पिटेंट लोग हैं। आपका एनालिस्ट कहाँ गया? आप न्यूजीलैंड वाले देखें, बाकायदा होमवर्क करता है उनका एनालिस्ट कि किस तरीके से काम करना है। आपके प्रोफेसर साहब क्या कर रहे हैं, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। बेग साहब कह रहे हैं कि उनकी समझ में नहीं आ रहा कि प्रोफेसर साहब यानी क्रिकेट टीम के डायरेक्टर मोहम्मद हफीज़ साहब क्या कर रहे हैं। इस पर मजीद बात करेंगे, लेकिन इस वक्फे के बाद कि वो क्या कर रहे हैं, उन्हें क्या करना चाहिए और वो कैसे करेंगे। जोर का जोड़ में आपको एक मरतबा फिर खुश आमदीद कहते हैं। बात हम कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम की हालिया कारकर्दगी के हवाले से, जिसमें शिकस्त, नाकामियों के सिवा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। न सिर्फ ये कि नाकामियां हैं, बल्कि इसके साथ साथ जो परेशान कुन चीज़ ये है कि खिलाड़ी इनफरादी तौर पर भी उस खेल का मुजाहरा नहीं कर पा रहे हैं जिसकी वो अहलियत रखते हैं, जिसकी काबिलियत रखते हैं और जैसा वो माजी में करते आए हैं। हम 2000 की दहाई में चले जाएं या उससे थोड़ा पीछे चले जाते हैं तो पाकिस्तान की हॉकी टीम जब हारा करती थी तो एक दलील या उज़र ये दिया जाता था कि हमने गोल करने का मौका बनाया लेकिन गोल कर नहीं पाए। आज भी हम ये कहते हैं, क्रिकेट में ये कह रहे हैं 2024 में, कि हमने मौका मिला हमें, हम उसका फ़ायदा नहीं उठा पाए हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि जो लोग पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ हैं, क्या उनकी बुनियादी जिम्मेदारी नहीं थी कि उन्होंने खिलाड़ियों को इस हवाले से तैयार करना है? तीसरे T20 मैच में जब हम तब्दीलियों की बात कर रहे हैं तो क्या ये मुनासिब होगा कि इफ्तिखार को, आज़म खान को या किसी और को ड्रॉप कर दिया जाए और जो बेंच पर बैठे हैं उनको खिला लिया जाए? मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, क्या ये अब मुनासिब होगा कि आज़म खान साहब को 2 मैचेस की नाकामी के बाद आप ड्रॉप कर दें और फिर उनके लिए एक खुला रास्ता छोड़ दें कि 6 महीने बाद, 8 महीने बाद वो दोबारा आएँ और फिर पाकिस्तान की टीम के लिए मुंतखब हो जाएं? तो आप समझते हैं कि एक ही मरतबा अब ये फैसला कर लेना चाहिए कि कितने मैचेस देने हैं और उसके बाद फिर उनको कुछ सबक देना है कि आपने कैसे वापस आना है पाकिस्तान की टीम में? देखिए, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया इमरान। मेरे ख्याल में अब आजम खान को 5 मैच खिलाएं ताकि पता चल जाए कि उनमें कितनी कैपेबिलिटी, क्योंकि वो कौमी लीग्स में, जो इंटरनेशनल लीग्स में बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देते हैं, लेकिन अब तक वो 7 T20 खेले, 6 इनिंग्स में उनकी बारी आई है, उन्होंने मजमूई तौर पर सिर्फ 17 रन बनाए। जब आप ये कहते हैं कि जनाब वो फिनिश अच्छा करता है, पिछले मैच में तो उनको मौका मिला, ओवर्स काफी थे, लेकिन वो क्या हुआ, उठाकर मारकर आउट हो गए। तो मेरे ख्याल में ताकि ये एक्सक्यूज न रहे, आपने बड़ा ये वैलिड पॉइंट रेज किया कि 6 महीने बाद फिर दरवाजे खुले रखे, तो आप फिर दूसरों को चांस दें। मेरे ख्याल में उनको 5 मैचेस खिलाए जाए और फिर पता चल जाएगा कि कितना उनमें दमखम है और उसके बाद उनके मुस्तकबिल का फैसला करें, वो ज़्यादा मुनासिब होगा। जलालुद्दीन साहब, टेस्ट फास्ट बॉलर, हमारे साथ मौजूद हैं। जलाल साहब, अस्सलाम वालेकुम। यही सवाल आपकी तरफ है कि अगर हम अब तब्दीलियाँ करें तीसरे T20 मैच के लिए और उन नौजवान खिलाड़ियों के इर्द गिर्द ही हमारी तब्दीलियाँ घूमती रहें, तो आप समझते हैं कि ये एक मुनासिब फ़ैसला होगा
या फिर आपने जिनको खिलाया अब उनको मौका दें, 3, 4, 5 मैचेस कम से कम एक सीरीज दें ताकि आपको बाद में फैसला करने में सहूलत रहे? वालेकुम अस्सलाम मान साहब, बात यह है जो आपका सवाल है ना, वो तो उसकी जो बेस है वही गलत है। जब आप सिलेक्शन कर रहा होते हैं तो हमारे यहाँ आज तक ये इस्टेब्लिश ही नहीं किया जाता है कि ये प्लेयर क्या इंटरनेशनल लेवल का प्लेयर है या नहीं है। ठीक है। एक तो होता है जो डोमेस्टिक में एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस करे, उसका राइट तो बनता है खेलने का, ठीक है, एक दफा उसको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए इंटरनेशनल लेवल पे, जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी कर रहा हूँ। जो एक एवरेज प्लेयर होते हैं डोमेस्टिक में, उनको बाकी एरिया में भी देखा जाता है कि ये इंटरनेशनल मटेरियल है या नहीं, ये तो हमें करना आता नहीं। फिर हमारे यहाँ जो अभी आप बात कर रहे हैं ये रिलेट करती है कि एक प्लेयर को आपने एक हद तक खिला के फिर डिस्कार्ड करना होता है या उसको फिर स्टैब्लिश करना होता है अपने आप को। तो हमारे यहाँ ये डिस्कार्ड वाली पॉलिसी तो है नहीं। 8-8 दफा किसी दुनिया में कोई प्लेयर कम बैक करता है? कहीं भी नहीं करता। तो ये हमारे बहुत बड़ी खराबी है कि जो फेल हुआ उसे डोमेस्टिक में भेज दिया, वहाँ उसने परफॉर्मेंस किया, फिर उसको लिया। भाई जिस वजह से गया था क्या वो चीज उसने सही करी? इसका कौन देखेगा? ना उसको कोई फॉलो अप कर रहा था, ना डोमेस्टिक में कोई फॉलो अप कर रहा था। तो पूरा का हवा बिगड़ा हुआ है। तो अब जिनको, जैसे अभी आप आजम खान की बात कर रहे हैं, तो हाँ ठीक है, उसको आपने 2 खिलाए, एक और खिला के देख लें, 3 मैच एक सफिशिएंट होते हैं उसको स्टैब्लिश करने के लिए, ठीक है ना। और फिर जो हो रहा है टीम में, जो बैटिंग ऑर्डर्स का भी बड़ा खराबी की वजह से चीजें खराब हो रही। मैं अगर समझूं कि अगर आजम खान को खिलाना है मैच में, तो मैं उसका एडवांटेज लूंगा पावर प्ले में, ठीक है, ताकि अगर वो कुछ करे तो टीम को फायदा हो जाए, ना करे तो जो नीचे वाले हमारे हैं बाबर आजम, वो तो वैसे ही खेलते होते हैं, तो उनको अगर जल्दी भी बारी आ जाएगी तो उनके लिए वही चीज होगी। ये प्लानिंग का भी फुकदान है और अपॉर्चुनिटी भरपूर दे के स्टैब्लिश करना है कि इससे कि किसी को डिस्कार्ड करना है या नहीं करना है, वो वाली चीज हमें डेवलप करनी है। ये सारा रिलेट करता है सिलेक्शन पॉलिसी से, सिलेक्शन क्राइटेरिया से। वो हमारा कुछ है ही नहीं, हम तो पिक एंड चूज पे जाते हैं। जब जिसको खिलाना होता है बहाना कर दिया डोमेस्टिक का, जिसको निकालना होता है कोई और बात कर दी। तो ये इसी तरह हो रहा है जिससे कोई इन फ्यूचर में कोई बेहतरीन नहीं आएगी। आप किसी को भी खिला लेंगे, ये टीम की ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो ऐसी रहेगी। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, मैं 20-10 साल से ये बातें कर रहा हूँ कि इस चेंज बढ़ाए चेंज में कोई चीज आपको स्टैब्लिश नहीं होगी। अगर अब्बास आफरीदी आ गए, कुछ दिन बाद वो गायब हो जाएंगे, इससे पहले कोई और आ गया था वो गायब हो गए। भाई किसी को स्टैब्लिश तो करो। तो ये प्रॉब्लम बड़ी लंबी है, ऐसे सही नहीं होगी। बेग साहब, ये जो सिलेक्शन पॉलिसी की बात की है जलालुद्दीन साहब ने, कि सबसे पहले तो फिर आप वहाँ पर देखते हैं कि क्या वाकई ये इस अहल है कोई भी खिलाड़ी कि ये बैनुल अक़वामी सतह पर खेल भी सकता है या नहीं खेल सकता, और क्या उसके पीछे फर्स्ट क्लास क्रिकेट का इतना तजुर्बा है कि जिसको देखकर आपने उनको मुख्तलिफ मैचेस उनके पाकिस्तान में मुख्तलिफ मकामात पर, स्टेडियम्स पर, मुख्तलिफ हालात में आपने उसे देखा हो कि यहाँ पर भी टीम फंसी थी उसको निकाल कर ले गया, यहाँ पर भी टीम फंसी थी उसको निकाल कर ले गया, यहाँ टीम के लिए मुश्किलात थी ये खड़ा हुआ और फिर अपनी टीम को मुश्किल से निकाल के फतह की तरफ ले गया। ये वो सारी चीज़ें हैं जो सिलेक्शन पॉलिसी में आती हैं। आपको लगता है कि बुनियादी तौर पर वहीं पर ही खराबी है? और आज अगर हम खराबी की बात करते हैं तो पाकिस्तान के नुमाया क्रिकेटर सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा है। इसी पे मैं बात करना चाह रहा था कि आप बताएं कि 2022 में पहले मोहम्मद वसीम थे चीफ सेलेक्टर, फिर उसके बाद बन गए शाहिद आफरीदी गए, हारून रशीद बन गए, हारून रशीद गए, इंज़मामुल हक बन गए, इंज़मामुल हक गए, कुछ अरसे के लिए ऐलान किया तौसीफ अहमद को, लेकिन उन्हें एक ऐसी दुल्हन दे दी गई जिसका वो घूंघट भी ना उठा सके और उनको फिर फौरन ही फारिग कर दिया गया। और तौसीफ अहमद के बाद वहाब रियाज को इन्होंने बना दिया। तो अब मुझे बताएं, वहाब रियाज तो उसने आज वो पंजाब गेम्स की भी तैयारी कर रहे हैं। एक आदमी अगर मुकम्मल तौर से अपने शोबे पर तवज्जो नहीं देगा, उसकी तवज्जो बटी रहेगी, उसकी जिम्मेदारियां बटी रहेंगी, तो वो किस तरीके से ईमानदारी के साथ अपने फराइज सर अंजाम दे सकता है। जो सिलेक्शन कमेटी है उसमें कोई मुस्तकिल मिजाजी नहीं है, इनकंसिस्टेंसी है, जिसकी वजह से जब खिलाड़ियों का इंतखाब होता है, एक चीफ सेलेक्टर आता है, उसका पसंदीदा खिलाड़ी कोई और होता है, दूसरे का कोई और, तीसरे का कोई और, जिसकी वजह से खिलाड़ी जो है वो भी सफर करते हैं और कोई पॉलिसी नहीं बन पाती। अब आप
देखिए ना, एडहॉकिज्म तो है ना। 22 दिसंबर 2022 के बाद से पाकिस्तान क्रिकेट में, अब 5 जुलाई 2023 के बाद से ज़का अशरफ साहब पीसीबी की मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन ने इलेक्शन करा नहीं रहे, और फिर लोग फायदा उठा रहे हैं। वो क्रिकेटर्स को जमा कर लेते हैं, और क्रिकेटर्स की भी ये बड़ी खूबी है कि नौकरी की तलाश में वो सरगर्दा परेशान घूमते रहते हैं। जब ज़का अशरफ साहब ने बुलाया, धड़ाधड़ लोगों को नौकरियां दी, फिर वो तारीफ करना शुरू हो गए। तो दरअसल आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है ना, कि आपकी सिलेक्शन कमेटी, अब पहले सलमान बट को इन्होंने कुर्बानी का बकरा बनाया, उस वक्त नहीं सोचा था कि एक बैकलैश होगा। फिर उसके बाद अब कामरान अकमल और वहाब रियाज 2 ही आदमी है। मुझे तो नहीं लगता आप कहाँ जाते हैं, ये कायद-ए-आज़म ट्रॉफी देखने गए हैं कोई? ये तो मुझे नहीं इस बात का इल्म। तो अब किस तरीके से चलेगा जब सिलेक्शन का मयार ही ठीक नहीं होगा, लोग सही तरीके से खिलाड़ियों को जो है वो दरियाफ्त नहीं करेंगे, उनको नहीं देखेंगे, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं? जलालुद्दीन साहब, ये जो आपने बात की है खिलाड़ियों को इस्टेब्लिश करने की, दोनों सूरतों में कि क्या वो अहल है या उतना अच्छा नहीं है, एक बात ये है। दूसरा, चूंकि आपकी मौजूदगी है, फास्ट बॉलिंग का शोबा पाकिस्तान का, दोनों मैचेस में 200, एक मैच में 200 से ज़्यादा रन हुए, दूसरे मैच में भी लगभग 200 रन हो गए। तो ये फास्ट बॉलिंग में कहाँ खामी आपको लग रही है? क्या वजह है कि अगर हम ये कहते हैं कि ये दुनिया का बेहतरीन बॉलिंग अटैक है, तो हर रोज़ तो 200 रन नहीं हो पाते फिर? बिल्कुल सही। मगर आप आजकल जो नया जिसे हम मॉडर्न डेज क्रिकेट कहते हैं, उसमें स्किल्स बड़ी इंप्रूवमेंट हुई हैं, और बॉलर्स के लिए जो अपॉर्चुनिटीज हैं, यानी जो रूल्स हैं, वो इनके अगेंस्ट जाते हैं। एक तो ये बात हो गई। दूसरे, जो मैंने थोड़ा सा ऑब्जर्व किया है बॉलर्स के हवाले से, खासतौर से पेस बॉलर्स के हवाले से, वो मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि जो बॉलर्स हमारे, उन्हें पता नहीं होता कि अगर इनको छक्का लगा है तो क्या ये इनकी बैड बॉल थी या इनकी अच्छी बॉल पे छक्का लग गया है। होता क्या है कि एक छक्का लगता है, कुछ और करने लगते हैं। तो कंसिस्टेंसी लानी है ना। अगर आपने बॉल अच्छी की है, तो आपको, अगर उसने एक अच्छा शॉट मारे तो आपके कंट्रोल में वो नहीं है। आपको, आपका काम है अच्छी बॉल करना। तो आप अगर एक अच्छी बॉल पर छक्का लगा, तो इसका मतलब दूसरी भी अच्छी करें आप बॉल। अच्छी से मुराद ये होती है जो आपने अपना प्लान बनाया, जो फील्ड ली है, उसी पे बॉल करें। या मैं ये देख रहा हूँ कि एक बॉलर को अच्छी बॉल पे छक्का लगा है, तो वो कुछ और करने लगता है नेक्स्ट बॉल पे, तो उसे खुद ही नहीं आइडिया कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो एक तो अवेयरनेस और नॉलेज ऑफ द गेम हमारे बॉलर्स के पास नहीं है। तेज जरूर कर लेते हैं, मगर तेज करने के लिए अकल भी चाहिए ना। वो मैं अपने जाहिर तौर पे ये फील कर रहा हूँ, वो लैक कर रहा है। उन्हें ये नहीं पता कि हमें छक्का क्यों लगा है। तो क्योंकि बॉलर एक ऐसी स्किल है जिसे हम क्लोज स्किल कहते हैं, वो अपनी मर्जी से चाहे बॉल जहाँ फेंक सकता है। बैट्समैन के लिए रिस्पॉन्स करना होता है, उसके लिए मुश्किल होता है। अगर उसमें वो ऑल टाइप उसके पास शॉट नहीं है, तो वो फंस भी जाता है। तो ये हम जज करते हैं। तो बॉलर तो जो चाहे जहाँ वो बॉल फेंक सकता है। तो दोनों अलग स्किल है, वो बैटिंग ओपन स्किल है, ये क्लोज स्किल कहलाती है। तो अब बॉलर जो हमारे अच्छे हैं, उन्हें वो ये जरूर समझना चाहिए कि कंसिस्टेंसी लानी है। एक तो अपनी बॉलिंग में, वो बाहर है कि आपकी स्किल और आपकी प्रैक्टिस से आती है। दूसरे ये कि जब आप देख रहे हैं कि क्योंकि T20 क्रिकेट बॉलर्स के लिए मुश्किल है, मुझे पता है कि अच्छे अच्छे बॉलरों को छक्के लगते हैं, तो वो ये जरूरी है उसको समझना है कि ये मैंने अच्छी बॉल की थी, उसके बावजूद ये बैट्समैन उससे अच्छा खेल गया। तो अब मेरा काम है कि मैं अगली बॉल भी अच्छी करूं, ये ना कि अपनी लाइन और लेंथ चेंज करके कुछ और करने लगूं नेक्स्ट बॉल पे। तो थोड़ा सा ये मसला है, ये टेक्निकल के साथ टैक्टिकल ज्यादा है। इसको अवेयरनेस उनको होनी चाहिए। मगर हमारे बॉलर अच्छे जरूर हैं, मगर हर फॉर्मेट के लिए अलग अलग बॉलर होते हैं, उसको उसी तरह यूटिलाइज करना चाहिए। अब मैं आपको एक 2-3 बातें एक नेकेड आई से बता रहा हूँ कि इंटरनेशनल मटेरियल, जैसे साइम अयूब है, इज इंटरनेशनल मटेरियल, ठीक है। अब इसको आप बनाना आपका काम है, ठीक है। अब आप चले जाएं आमिर जमाल, ही हैज प्रूफ कि भाई ये अच्छा बन सकता है। अभी आज की डेट में नहीं कह रहा मैं, इसको डेवलप करना है। इसी तरह आप के पास एक और बॉलर था जमान, वो उसको आपको बनाना चाहिए था, उसमें कॉन्फिडेंस था, वो घबराता नहीं था, आखिरी ओवर भी कर लेता था, मगर उसको डिस्कार्ड कर देते हैं। तो कहीं तो डिस्कार्ड बेतुका कर देंगे और कहीं किसी को खिलाए जाएंगे। अब आजम खान की आप मिसाल ले लें, खिलाया जाना, पहले क्यों निकाला था उसने? निकाला तो कौन सा उसने कारनामा किया, दोबारा लाए। अब लाए तो फिर एक दफा उसको पूरा चांस दे दो, उसके बाद देखो। ठीक है बेग साहब, ये जो ज़मान खान की बात की है कि आपको उनको डेवलप करना चाहिए था, उसने अपना आप साबित कर दिया था, आपने उन्हें बाहर कर दिया, प्लेइंग 11 में शामिल भी नहीं किया। और जो ये जिन लोगों ने जायज़ा लेना होता है, जांच पड़ताल करनी होती है कि क्या टैलेंट इस अहल है या नहीं है, तो इसमें तो फिर आपकी अकेडमी बड़ा अहम किरदार अदा करती है। जो नेशनल क्रिकेट अकेडमी है, जिसने पूरे पाकिस्तान में कोचेज़ की तैनाती करनी है, सपोर्ट स्टाफ की तैनाती करनी है, पूरे मुल्क की क्रिकेट को देखना है, तो आप समझते हैं कि ये फिर वहाँ से भी चीज़ें ऐसी चलती हैं
जिनकी वजह से पाकिस्तान के मसाइल बढ़ रहे हैं बजाय इसके कि वो हल हों? देखिए, एक तो नेशनल क्रिकेट एकेडमी जो है बोर्डिंग एंड लॉजिंग फैसिलिटी बनी हुई है। आपको याद होगा इज्जत सैयद साहब जब होते थे माशाल्लाह, दोपहर का खाना, रात का खाना वहाँ में बड़े अच्छे शेफ रखे गए हैं, तो सब कुछ वही होता था। और कुछ लोग जो क्रिकेट बोर्ड के मामला चला रहे थे वो अक्सर साफ सुथरा खाना, हाइजेनिक वही खाया करते थे, और कुछ लोग सियालकोट से आते थे खाना खाने के लिए। लेकिन अगर आप इसकी बात करते हैं जमान खान की, तो जमान खान एक टैलेंटेड क्रिकेटर है। आप मुस्कुरा रहे हो हाफिज साहब, मैं तो आपको सही बात बता रहा हूँ। ठीक है। जमान खान जो है वो एक टैलेंटेड क्रिकेटर है। आप उसको घुमा रहे हैं, वर्ल्ड कप में ले गए, उसको ट्रेवलिंग रिजर्व में आपने रखा। अगर आपका नसीम शाह अनफिट हो गया था, हसन अली को आउट ऑफ नो वे आप वर्ल्ड कप की टीम में लेकर आ गए। समझ में नहीं आता। जमान खान को आप घुमाते फिराते रहे, वहां घुमाया फिराया, अब उसके बाद न्यूजीलैंड में घुमा फिरा रहे हैं, तो हम यंग टैलेंट को जाया कर रहे हैं। हालांकि जमान खान ने पीएसएल में कितनी अच्छी परफॉर्मेंस दी, और जिस तरह जलालुद्दीन भाई कह रहे थे, बिल्कुल सही कह रहे थे कि आप उसको ग्रूम करने के बजाय बिल्कुल ही डिस्कार्ड करने के चक्कर में लगे। तो ये अलमिया है हमारा कि एक सेंस होना चाहिए। अब गैर मुल्की कोचेज आपने भगा दिए, लेकिन ज़का अशरफ साहब ऑफर कर कर आए हैं ग्लेन मैकग्रा को कि आप पाकिस्तान आ जाएं, उनके वो जो है ग्रास रूट लेवल पर कोचिंग करे। तो बहुत सारे मामलात हैं, ये ऐसे हल नहीं होंगे जब तक प्रॉपर तरीके से राइट मैन फॉर द राइट जॉब नहीं आएगा, जब तक पाकिस्तान क्रिकेट को मसाइल का सामना रहेगा। ये दो चीज़ें हैं जलालुद्दीन साहब, एक बाबर आजम का बैटिंग ऑर्डर चेंज किया पाकिस्तान की इस टीम मैनेजमेंट ने, एक आपकी इस हवाले से क्या राय है? और उससे पहले शाहीन आफरीदी एक बैटिंग में पाकिस्तान को लीड करते हैं बाबर, और बॉलिंग में शाहीन लीड करते हैं, लेकिन दोनों मुख्तलिफ मसाइल का शिकार हैं। शाहीन आफरीदी, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं वो भी टेक्टिकली कुछ ना कुछ चीज़ें उनके साथ चल रही हैं, पेस और जिस तरह से गेम अवेयरनेस की बात आपने की है? देखिए, बाबर आजम जो मेरे हिसाब से जो इस T20 क्रिकेट के हवाले से आप बात कर रहे हैं, तो जो ओपन और वन डाउन ऑलमोस्ट एक ही चीज काउंट होती है क्रिकेट में। अगर आप समझे ना, वहां तक वो तीन जो लोग होते हैं वो ओपनर भी हो सकते हैं, वो वन डाउन भी हो सकते हैं, वो इतना बड़ा इशू नहीं है। जहाँ तक पावर प्ले की यूटिलाइजेशन का काम है, उसके लिए आप कुछ ऐसे प्लेयर जो अर्ली ऑफ द इनिंग रिस्क लेने की सलाहियत रखते हैं और उस रिस्क लेने में वो कामयाब भी हुआ करें। मतलब सपोज 10 दफा अगर उन्होंने रिस्क लिया तो 8 दफा कामयाब हुआ, तो वो प्लेयर उस जगह पे फिट होता है। बाबर आजम करेक्ट खेलते हैं, वो रिस्क नहीं लेते अर्ली ऑफ द इनिंग, तो वो उस पावर प्ले के लिए इतने अच्छे नहीं है। ये प्लेयर इज गुड, मगर जो पावर प्ले की रिक्वायरमेंट है वहाँ आपको अर्ली रिस्क लेना पड़ता है ताकि आप कोई इस्तेमाल कर सके पावर प्ले को। वो एक एबिलिटी होती है प्लेयर में ना। तो बाबर आजम क्योंकि थोड़ा सेफ खेलते हैं, वो जितना रिस्क नहीं लेते, तो इसलिए वो पावर प्ले के हवाले से सही नहीं है। नीचे वो यूजफुल हो सकते हैं, 4 नंबर भी मैं तो कहता हूँ वो हो सकते हैं यूज, मगर क्योंकि उस वक्त उन्होंने अपना एक ट्रेंड बना लिया था रिजवान ने और बाबर आजम ने, वो चल रहे थे। अब ये एक तजर्बा हुआ है, चले ये तजर्बा बुरा नहीं है, मगर तजर्बे के साथ जैसे फखर जमान है और सैम अयूब है या ये आजम खान है, इनको तो मैं यही कहूंगा कि ये वो प्लेयर हैं जो रिस्क भी लेते हैं, जिनमें थोड़ा हिटिंग पावर भी है। इनको आप ऊपर यूटिलाइज करें। मैं इस पर्टिकुलर सीरीज की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो वहां तो ये कुछ डिलीवर कर देते हैं, तो इससे अगर किसी वक्त डिलीवर करेंगे तो टीम को फायदा हो जाएगा, और नहीं तो फिर बाबर आजम, रिजवान और ये लोग तो मौजूद हैं, इफ्तिखार, ये संभालेंगे। और अगर अर्ली आउट हो जाए तो इनका वही नंबर हो जाएगा जो पहले था। अगर वन डाउन है, कोई पहली बॉल पर आउट होता है तो वन डाउन तो ओपनर ही बन गया ना, ओपनर ही बन। तो ये चीज है। अब शाहीन शाह अफरीदी की आपने बात की, तो शाहीन शाह अफरीदी तो कोई इसमें डाउट नहीं है कि वो एक क्वालिटी बॉलर है और उन्होंने प्रूव किया है। ठीक है, मूवमेंट कभी किसी वजह से जो उनकी थी वो नहीं होती, उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है क्या वजह है, क्योंकि ज्यादा रोल फिटनेस, रिस्ट पोजीशन और इन चीजों से होता है। रिस्ट का सारा खेल है स्विंग में, तो वो चीजें उनकी, वो एक एस्टैब्लिश्ड क्वालिटी प्लेयर है। अब किसी बार ऊपर नीचे चीजें होती हैं, उसको टीम मैनेजमेंट खुद प्लेयर अपने आप को एडजस्ट करता है। तो अगर आज उनका वो वाला मूव नहीं हो रहा है या वो विकेट लेने में कामयाब नहीं हो रहा है, तो ये बात नहीं है कि वो बॉलर खत्म हो गए, बॉलर हैं। अब इसको यही तो काम है टीम मैनेजमेंट का कि यहाँ से उस प्लेयर को कैसे वापस लाना है, कॉन्फिडेंस से लाना है, टेक्निक से कोई चीज काम करनी है, फिटनेस पे कोई काम करना है, ये उनका काम है। ठीक है ना। तो जो अच्छे बॉलर हैं उनको हम अच्छा ही कहेंगे। शाहीन शाह अफरीदी इज गुड बॉलर, उसकी यूटिलाइजेशन है, वो नई बॉल अच्छी कर सकता है, मगर अगर नहीं कर रहा है तो ये नहीं है कि वो खत्म हो गया है। ऐसी बात नहीं होती है कि हमारे यहाँ 1 मिनट में 2 चीजें होती है हमारे यहाँ, या तो बहुत अच्छा है या खत्म हो गया। बीच वाला हमारा जो है ना वो फेज होता ही नहीं है यहाँ पे। पूरी मैं तो 10 साल से देख रहा हूँ,
किसी भी क्रिकेटर को आपने डेवलप करना होता है, एक दफा आप स्टैब्लिश कर लेंगे ये अच्छा है, तो जब अच्छा है तो उसको फिर एक दिन में थोड़ी खत्म कर देंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जलालुद्दीन साहब। मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, आपने अपना वक्त दिया, आपका भी बहुत बहुत इकराम। आपने गुफ्तगू सुनी है पाकिस्तान क्रिकेट के माहिरीन की। देखें, आप इस सारी गुफ्तगू का जायज़ा लें तो आपको ये एहसास होगा बड़ी शिद्दत के साथ कि वो लोग जो पाकिस्तान क्रिकेट के मुस्तकबिल के फ़ैसले कर रहे हैं, बुनियादी तौर पर वो उन फ़ैसलों की अहलियत ही नहीं रखते हैं। अगर आप सिलेक्शन ठीक नहीं करेंगे तो फिर आप 16 में से जब 11 बनाने जाएंगे तो यकीनी तौर पर वहाँ पर भी आप गलतियाँ करेंगे। और जब आप सिलेक्शन में कहीं ना कहीं समझौता करेंगे तो फिर इसका मतलब ये है कि जब आप प्लेइंग 11 बनाने के लिए जाएंगे तो वहाँ पर भी आप समझौते का शिकार होंगे। इन समझौतों में, इन मसलहतों में और इस पसंद नापसंद में और इन ज़ाती इख्तलाफात में और इन ज़ाती मामलात में और इन ज़ाती मफादात में जो नुकसान पाकिस्तान की क्रिकेट का हो रहा है, शायद इसका अजाला करना पाकिस्तान के उन तमाम लोगों के लिए भी मुश्किल हो जाए जो अब या आने वाले दिनों में पाकिस्तान क्रिकेट के लिए काम कर सकते हैं। बहरहाल ये जो पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी है ये परेशान कुन से ज़्यादा तशवीशनाक है। हाफिज़ मोहम्मद इमरान ज़ोर का जोड़ की पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ आपसे इजाज़त चाहता है। आप लोग अपना बहुत सा ख्याल रखें। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।